Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. च वन हुज बेबी इज दिस. हुज बेबी इज दिस. दिल्ली इंटरनेशनल कॉलेज. बड़े से कॉलेज के पीछे वाले जंगल में एक आदमी जिसने डिसेंट सा ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ है, उसकी आंखों में गोल्डन फ्रेम का चश्मा है जो पुराने जमाने का है पर काफी ज्यादा खूबसूरत है. वह आदमी भी दिखने में किसी खूबसूरत हीरो जैसा है. वह आदमी एक नज़र अपने सामने मरे पड़े लाशों को देखा है जिसमें से कुछ इसी कॉलेज के प्रोफेसर थे. वह अपने जेब से सिगार निकलता है और लाइटर से उसे जलाकर उसके कष्ट भरने लगता है और कुछ सोचकर वह पीछे मुड़ता है और लाइटर को जलाकर पीछे फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे बहुत ही बुरी तरीके से आग जलने लगता है और वह लाश जल जाते हैं और साथ में पर अभी भी उसके चेहरे पर एक डिसेंट सा एक्सप्रेशन है. वह सिगार को साइड में फेंककर अपने कोट के जेब में हाथ डालकर एक रुमाल निकलता है जिससे अपने खून से लगे हुए हाथों को साफ कर लेता है और रुमाल को आग में फेंक देता है और उसके बाद वह वहां से जैसे गायब भी हो जाता है. दूसरी तरफ एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की जिसने एक सफ़ेद बॉर्डर वाली लाल साड़ी पहना है, वह अंदर आ रही थी. उसका हाथ उसके पेट में था और उसका पेट काफ़ी बड़ा हुआ है. वह 5 महीने की प्रेगनेंसी. वह दिखने में बंगाली लग रही थी. आंखों में हल्के काजल, कोई साज सिंगर नहीं, सिर्फ काजल, और इस काजल में भी वह कयामत लग रही है. और उसके बाल जो कि रोटी में बंधे हुए हैं और उसके कमर से नीचे तक लहरा रहे हैं पर उसके चेहरे में एक बहुत ही डर वाला एक्सप्रेशन है. वह डालते हुए अपने पेट में हाथ रखकर सर को नीचे झुककर आगे बढ़ रही थी और उसे देखकर सारे स्टूडेंट कुछ न कुछ कहने लगते हैं. ये लड़की प्रेग्नेंट है, ये लड़की प्रेगनेंसी में कॉलेज आई है, इसे शर्म नहीं आता. दूसरा लड़का कहता है ऐसी लड़कियों से तो दूर रहना ही अच्छा है. एक और लड़की रहती है, जब रोमांस करना था तो कर दिया और अब भुगत रही है. बेशर्म लड़की, शायद किसी अमीर को फंसाने की कोशिश किया था जिसने ऐसा हालात करके छोड़ दिया, शायद कभी पैसा भी लिया है इसमें. उसे लड़की के कान में ये सब आवाज आ रहा है पर वह अपने कान को बंद कर लेती अपने हाथों से और अपने आंसू साफ करके अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ के अंदर चली जाती है. क्लास में आकर वह अपना बैग बेंच पर रखती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसके बाद एक नोटबुक निकाल कर और एक किताब निकाल कर कुछ लिखने लगते हैं. कुछ ही देर में बेल बस जाता है और सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं पर कोई भी उसे लड़की के पास नहीं बैठता, जैसे कि उसके छूने से ही सब गंदे हो जाएंगे. दूसरी तरफ बाहर बहुत ज़्यादा चल पहल था और क्यों ना चहल पहल होता, क्योंकि आज बिजनेस टाइकून तपिश सिंह ओबरॉय कॉलेज में आए थे. इसलिए नहीं कि कोई फेस्टिवल है या कुछ है, वह इसलिए आए थे क्योंकि आज से वह कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं. वह न्यू प्रोफेसर थे इस कॉलेज के. सभी उनके इतने बड़े डिसीजन से हैरान हो जाते हैं कि एक बिजनेसमैन कॉलेज में आ रहे हैं, वह भी प्रोफेसर बने और वह भी ऐसा वैसा नहीं, साइंस का प्रोफेसर. तपिश गाड़ी से उतरता है और उसके उतारने के साथ ही साथ सारे मीडिया उनके पीछे पड़ जाते हैं पर सारे बॉडीगार्ड्स उन सबको हटा देते हैं और वह अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे एक और प्रोफेसर अंदर आ जाते हैं और यह वही क्लास था जिसमें वह प्रेग्नेंट लड़की थी. वह अंदर आते हैं और उनके साथ वह प्रोफेसर भी आते हैं और मुस्कुराते हुए सारे स्टूडेंट को देखते हुए कहते, सो स्टूडेंट, यह है आप सबके नए प्रोफेसर. आई होप आप सब अच्छे से पेश आएंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे. इधर लड़कियां तो अपने दिल में हाथ रख लेती है. एक लड़की रहती है, ये प्रोफेसर कम किसी मूवी के हीरो लग रहे हैं. दूसरी लड़की कहते हैं, हाँ यार तूने सही कहा, काश कि यह मेरे बॉयफ्रेंड होते, मैं तो खुशी से पागल ही हो जाती. दूसरी तरफ वह प्रोफेसर चले जाते हैं और उसके बाद नए प्रोफेसर तफिश सारे स्टूडेंट को एक नज़र देखते हैं जो कि अपने ही बातों में खोए हुए थे. अगले ही पर वह अपने हाथ में पड़े किताब को बहुत ही जोरों से टेबल पर पटकते हैं और सारे स्टूडेंट कहाँ जाते हैं और वह अपनी रो बटा आवाज में कहता है, ये कॉलेज है, कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं जो आप सब ऐसे गॉसिप करते रहे हैं. ये सुनकर एक लड़की हिम्मत करके जाती है, प्रोफेसर आप इतने हैंडसम हो, हम सब खुद को रोक ही नहीं आ रहे हैं आपके बारे में कुछ कहने से, सच में आप बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम हो. ये सुनकर वह अपनी ठंडी आंखों से उसे लड़की को देखा है अगली पाल चिल्ला कर कहता है, गेट आउट ऑफ माई क्लास. ये सुनकर वह लड़की डर से कम जाती है और नीचे गिर जाती है. उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा डरावना था, वह डरते हुए जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है और अब सब चुप हो गए थे. कुछ देर पहले जहां सब प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे थे अब सब चुप थे, अब कोई भी कुछ नहीं कह रहा है. इधर वह अपनी आवाज़ को थोड़े शांत करके कहते हैं, चलो लेक्चर स्टार्ट किया जाए, सब अपने अपने नोटबुक निकालो, अच्छे से नोटिस करना, कल मैं सबसे आंसर पूछूंगा, अगर कोई भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए. ये सुनकर सभी डर जाते हैं पर वह लड़की चुपचाप बैठी हुई थी, अपने सर को नीचे करके अपने पेट पर हाथ रखकर.
इधर प्रोफेसर तपिश लेक्चर देने लगते हैं और सभी स्टूडेंट नोटिस कर रहे थे शिवाय उसे लड़की को छोड़कर। आधे घंटे के लेक्चर के बाद अचानक प्रोफेसर तपिश का ध्यान उसे लड़की पर जाता है जो चुपचाप बैठी हुई थी। वह कुछ नहीं कर रही है, उसे देखकर भी नहीं लग रहा है कि उसका ध्यान लेक्चर में थोड़ा सा भी है, जिसे देखकर प्रोफेसर को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से के साथ धीमे कदम बढ़ाते हुए उसे लड़की के सीट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। पर वह लड़की ध्यान ही नहीं देती, उसका ध्यान तो बाहर खिड़की पर है। न जाने कब से वह उस खिड़की के बाहर पेड़ पर दो चीजों को देख रही है। काफी देर तक खड़े रहने के बाद जब वह लड़की अभी भी ध्यान नहीं देती, प्रोफेसर तपिश कुत्ते के साथ अपने हाथ में पड़े किताब को बहुत जोरों से टेबल पर पटकते हैं। इससे वह होश में आती है और अपने सर को ऊपर करके प्रोफेसर तपिश की आंखों में देखती है। उसे लड़की की मासूम समुद्र से गहरी आंखें जीने देखकर कुछ पल के लिए वह अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, पर अगले ही पल उन्हें याद आता है ये लड़की ध्यान नहीं दे रही थी। उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट फील होता है तो वह गुस्से के साथ दांत पीसकर कहते हैं, मिस आपका ध्यान कहाँ है? ये सुनकर वह अपनी धीमी और मीठी आवाज में रहती है, पढ़ाई पर। ये सुनकर प्रोफेसर तपिश को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहते हैं, तो फिर मैं क्या कहा वह सब जाकर बोर्ड पर लिखो, मैंने क्या समझाया और सबसे जरूरी वाला पॉइंट ड्रॉ करो। ये सुनकर वह उठकर बोर्ड के पास जाती है और चॉक लेकर ड्रॉ करने लगती है। कुछ ही देर में वह पूरी तरीके से उसे ड्रॉ कर देती है, जो कि एक हार था और उसने सिर्फ ड्रॉ ही नहीं किया था, वह सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में लिख भी देती है, जो देखकर पूरा क्लास हैरान हो जाता है। इतना डिटेल्स में तो वह सब भी नहीं कर पाते जितना डिटेल्स में इस लड़की ने किया है। यहाँ तक कि प्रोफेसर तपिश खुद भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह भी इतने अच्छे से शायद ही कर पाते जितना अच्छे से इस लड़की ने किया था। उसे ड्रॉ करने के बाद वह चॉक को साइड में रखकर अपने पेट पर हाथ रखकर सर को नीचे करके खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर तपिश उसके करीब आता है और एक नज़र उसके पेट को देखते हैं और अपनी ठंडी आवाज में रहते हैं, वेरी गुड, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान इधर उधर ना करके पढ़ाई में लगाना। यह इंटरव्यू बस इतना कहती है, ठीक है। ये बोलकर वह अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लेती है, जिसे देखकर प्रोफेसर तपिश उसे सेट को देखा है जहां पर वह बैठी थी वहां पर कोई नहीं बैठा है, यहां तक कि उसके आगे वाले और पीछे वाले बेंच में भी कोई नहीं बैठा है। वह समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। इन सब में वह उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, गो एंड सिट डाउन। ये सुनकर वह अपने छोटे छोटे कदम भरकर अपने सेट के पास जाती है और बैठ जाती है अपनी सीट पर। भरोसे बैठता देखकर प्रोफेसर तपिश का ध्यान उसके चेहरे पर जाता है। उसके चेहरे को देखकर उन्हें काफी अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह जानते हैं इस लड़की को, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देते, फिर से अपने लेक्चर में हो जाते हैं। दूसरी तरफ वह लड़की अब रो रही थी, पर आवाज नहीं कर रही है। उसकी आंखों से आंसू झरने के पानियों की तरह बह रहे थे। वह अपना रुमाल निकलती और आंसू साफ करती है और अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। कुछ देर बाद क्लास भी खत्म होता है और क्लास खत्म होने के साथ ही साथ सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर थोड़ी देर और प्रोफेसर तपिश उनका क्लास लेते तो वह सब आज यहीं पर ही मर ही जाते, क्योंकि वह काफी ज्यादा खतरनाक प्रोफेसर थे। अगर कोई थोड़ा सा भी आवाज करता तो वह जाकर अपने हाथ में पड़े बड़े से स्केल से उनके सर पर मरते हैं। और जब क्लास खत्म होता है सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी भागते हुए निकल जाते हैं प्रोफेसर के बाहर जाने से पहले ही, जिसे देखकर वह दांत पीसकर कहते हैं, बहुत बदतमीज है ये सब स्टूडेंट, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे कॉलेज की स्टूडेंट इतनी ज़्यादा बदतमीज है। अगर हम नहीं आते तो हम जान ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ है। खुद में ही बड़बड़ा आते हैं और उनका ध्यान उसे लड़की पर जाता है जो अपनी किताबों को समेट रही है। वह अपनी किताबों को समेटे हुए धीरे से अपने बैग को कंधे पर उठा लेती है और अपने साड़ी के पल्लू को ठीक कर दिया और एक दुपट्टे से खुद को ढक लेती है और उठकर सर नीचे करके जाने लगती है। वह ठीक प्रोफेसर के बगल से ही गुजरती है। प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और वह मुश्किल से उनके सीने तक भी नहीं आती थी। वह बहुत आराम से उनके बगल से गुजर जाती है, पर प्रोफेसर का ध्यान तो उसे खूबसूरत मासूम से चेहरे पर ही है। वह कुछ सोचकर अपनी ठंडी आवाज में उसे बुलाते हुए कहते हैं, हे मिस। ये सुनकर वह रुक जाती है और अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर प्रोफेसर को देखते हैं और फिर से सर नीचे कर लेती है, जिसे देखकर प्रोफेसर उनके करीब आते हैं और कहते हैं, आपका नाम क्या हम जान सकते हैं? ये सुनकर वह अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मलते हुए कहती है, जी नंदिनी। ये सुनकर वह उसे सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहते हैं, काफ़ी ओल्ड फैशन नाम है बट इट्स ओके, तुम पर जचता है। वह कुछ नहीं रहती, वह खड़ी रहती है, जिसे देखकर प्रोफेसर कहते हैं, ओ कि तुम जा सकते हो। वह छाने लगती है और उसे यूं ही ज़्यादा देखकर ना जाने क्यों उन्हें काफ़ी अजीब लगता है और वह उसके पीछे आ जाते हैं और उसके पेट को देखते हुए कहते हैं, ऐसी हालत में कॉलेज नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वह सर को नीचे करके कहती है, हमारी मर्जी।
ये सुनकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें इंसल्ट फील होता है और वह गुस्से से उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी नंदिनी, हम तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा कहो, हमें बस ये जानना है ये बच्चा किसका है। नंदिनी एकदम चुप हो जाती है और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकालकर नीचे जमीन पर गिरकर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। इधर आसपास सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे थे और सब ने ही प्रोफेसर का ये सवाल सुना था और नंदिनी ने कहा जवाब भी। आप सब नंदिनी को अजीब तरीके से देख रहे थे, पर नंदिनी ध्यान नहीं देती और अपने चेहरे को ऊपर करके कहती है, प्रोफेसर आप हमारे प्रोफेसर हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी गलत सवाल पूछे। यह सुनकर उनके होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वह उसे धिक्कार से देखते हुए कहते हैं, तुम जैसी लड़कियों से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है, वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा है तुम कैसी लड़की हो। नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा है कि एक प्रोफेसर उसके मुंह पर ऐसी बात कर रहे हैं। भले सारे प्रोफेसर स्टूडेंट उसे लेकर ऐसे अजीबोगरीब बात करते हैं, पर आज तक किसी ने उसके मुंह पर नहीं कहा था। वह अपनी आंसू को साफ करती है और धीमी आवाज में रहती है, हाँ। उसकी ऐसी बात सुनकर और भी ज़्यादा इंसल्ट फील होता है प्रोफेसर को और वह अपना हाथ आगे बढ़ते तो उनका असिस्टेंट आकर उन्हें पानी का बोतल देते हैं और अपनी ठंडी आवाज़ कहते हैं, चलो पनिशमेंट तो अब मिलना ही है तुम्हें, प्रोफेसर से तुमने बदतमीजी किया है। ये सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने पेट को कसकर पकड़ लेती है और डरते हुए कहती है, क्या पनिशमेंट, मैंने क्या किया है। ये सुनकर पास में खड़ी एक लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहती, तुमने क्या किया है, क्या मतलब तुमने ऑफिसर की इंसल्ट किया है, पनिशमेंट तो मिलना ही है, हम तो चाहते ही है तुम्हें पनिशमेंट मिले। सारे स्टूडेंट अब एक साथ कह रहे थे, नंदिनी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, नंदिनी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। पर नंदिनी कुछ नहीं रहती, वह चुपचाप अपने सर को नीचे करके खड़ी रहती है। वह आंखें भी नहीं मिल रही थी प्रोफेसर से, जिसे देखकर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इधर प्रोफेसर काफ़ी देर तक उसे देखते हैं और अगले पल बोतल का ढक्कन खोलकर पानी का बोतल ऊपर करते हैं और सारा पानी नंदिनी के ऊपर गिरा देते हैं और सारे स्टूडेंट तालियां बजने लगती है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों प्रोफेसर तपिश नंदिनी के साथ ऐसा कर रहे हैं? और क्या नंदिनी इसके खिलाफ कुछ बोलेगी प्रोफेसर से, या फिर सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर मिलकर ऐसे ही नंदिनी को होस्ट करेंगे? और कौन है नंदिनी, और कैसे नंदिनी प्रेग्नेंट हुई, और कौन है वह मिस्टीरियस आदमी जिसने इतनी सारी प्रोफेसर को मार डाला? क्या होगा जब सबको इतने सारे प्रोफेसर्स के मरने के बारे में पता चलेगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए। टू अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉलेज। प्रोफेसर अभी भी खड़े खड़े नंदिनी को ही देख रहे थे और नंदिनी चुपचाप सिर नीचे करके खड़ी थी। क्लास के सभी लोग भी नंदिनी को ही देख रहे थे। नंदिनी ने एक नज़र उठाकर प्रोफेसर को देखा, जिनके हाथ में अभी भी वही बोतल थी। वह अब रोने लगी। तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि नंदिनी के रोने की वजह से प्रकृति भी नाराज हो चुकी थी। तभी बहुत तेजी से बारिश होने लगी। इतना जल्दी यह हुआ कि कोई भी हटने का मौका नहीं पा सका और सभी भीगने लगे। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी भीग गए थे। हालांकि उनका असिस्टेंट छाता लेकर आ गया था और उनको कवर कर लिया था। इधर नंदिनी आंसू भरी आंखों से प्रोफेसर को देखती है और अपने पेट पर हाथ रखकर भागते हुए वहां से चली जाती है। सभी उसे देखते ही रहते हैं। प्रोफेसर काफ़ी देर तक उसे देखते रहते हैं। उसके बाद अपने असिस्टेंट को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ नंदिनी लड़की रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी अचानक उसे अपने पेट में काफ़ी दर्द महसूस होता है। वह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए आसपास देखती है। बस स्टॉप यहाँ से कुछ दूर है। उसे वहाँ जाना था, इसलिए वह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बस स्टॉप तक पहुँचती है। बस स्टॉप के पास ही एक छोटा सा हॉस्पिटल है। वह वहाँ चली जाती है। अस्पताल पहुंचकर वह डॉक्टर के पास जाती है। यह एक लेडी डॉक्टर है जो उसका अच्छे से चेकअप करती है और उसे डांटते हुए कहती है, अंडरस्को, क्या तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती हो? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें, इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। ये बोलते हुए डॉक्टर का ध्यान उसके चेहरे पर जाता है। वह सीरियस होकर पूछती है, अंडरस्को, तुम्हारी उम्र कितनी है? ये सुनकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, अंडरस्को 26। वह साफ झूठ बोलती है। उसकी झूठ सुनकर डॉक्टर गुस्से में कहती है, अंडरस्को, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे पता चल रहा है तुम सिर्फ 19 साल की हो, अभी शादी भी नहीं हुई और इस उम्र में अनवांटेड प्रेगनेंसी। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सुनकर।
डरते हुए झूठ वो बोल देती है, अंडरस्को मेरी बहुत जल्दी शादी करवा दिया गया है। इस वजह से डॉक्टर को पता चल रहा था कि यह लड़की झूठ बोल रही है। डॉक्टर अब थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, अंडरस्को तो फिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वह चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर डॉक्टर उसके हाथ को पकड़ के उसे दिलासा देते हुए कहती है, अंडरस्को क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता सकती हो। देखो, जितना होगा मैं मदद करने की कोशिश करूंगी तुम्हारी। अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे मदद करूंगी तुम्हारी? इसलिए मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर वह आंसू साफ करती है और कहती है, अंडरस्को वह गलती से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे पता नहीं इसका पापा कौन है। मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। कॉलेज बहुत मुश्किल से आती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाती है और कहती है, अंडरस्को व्हाट? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता भी नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है? ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं, मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो घर से भी नहीं निकलती हूँ। मैं तो बस घर में ही रहती हूँ, पढ़ने जाती हूँ और वह भी एक स्कूल के ही टीचर के घर। डॉक्टर अपने सर पर हाथ रख लेती है और गहरी सांस लेकर कहती है, अंडरस्को अगर तुम परमिशन दो तो मैं तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करूंगी और मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकती हूँ ताकि तुम्हें इंसाफ मिले। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये सुनकर वह डर जाती है और कहती है, अंडरस्को नहीं, किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं दवाई खाऊंगी, जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी पैसे भी आ रहे हैं। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही रह सकती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, अंडरस्को मेरी बच्ची, तुम बहुत छोटी हो, तुम अकेले कैसे इतना कुछ संभाल पाओगी? मैं देख रही हूँ तुम्हारी हालत। तुम्हें जरूरत है किसी की। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और अभी ज्यादा देर नहीं हुआ। अगर तुम नहीं चाहती तो इस बच्चे को दुनिया में आने की ही कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कैसे संभालोगी इस बच्चे को? और मैंने जहाँ तक चेक किया है कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा अगर हम अबॉर्शन करवाना चाहें तो। ये सुनकर वह बहुत डर जाती है और अपने पेट को पकड़कर कहती है, अंडरस्को नहीं, यह मेरा बच्चा है। मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे पास कोई नहीं है इसके सिवाय। शायद शिव जी ने मुझ पर कृपा किया है, इस वजह से यह बच्चा मुझे मिला है। मम्मी कहती थी बचपन में मैं भी मम्मी के पास ऐसे ही आई थी। मम्मी बहुत रोई थी और शिव जी के पास गई थी। उसके बाद मैं भी मम्मी के पास आ गई थी, तो शायद इस वजह से यह बच्चा भी मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं बहुत पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ शिव जी को। डॉक्टर को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि इतनी मासूम सी लड़की, जिसे पता भी नहीं है बच्चा कैसे होता है, वह एक बच्चे को कैसे संभालेगी। वो प्रेग्नेंट हुई कैसे, उसे पता नहीं। ये कितनी ज्यादा मासूम है। वह आंसू साफ करती है और कहती है, अंडरस्को अच्छा बच्चा तुम्हारा दर्द कैसा है? ये सुनकर वह पेट को छूती है और कहती है, अंडरस्को नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा है, अब ठीक है। और कितने पैसे हुए हैं? ये बोलकर अपना बैग निकालने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर कहती है, अंडरस्को कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? ये सुनकर वह सिर को नीचे करके कहती है, अंडरस्को मैं बचपन से ऐसे ही कपड़े पहनते आई हूँ। मुझे दूसरे कपड़े पहनना आता नहीं। घर वालों ने कभी पहनने ही नहीं दिया। डॉक्टर अब एक गहरी सांस लेती और कहती है, अंडरस्को अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ये सुनकर वह बहुत डर जाती है और कहती है, अंडरस्को नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये बोलते हुए वह खुद को सही करती है और जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। वह निकल ही रही थी कि अचानक किसी से टकरा जाती है और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसे लगता है कि वह गिर जाएगी, पर किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया था। उसे अपनी कमर में किसी के गर्म हाथों का स्पर्श महसूस हो रहा था। वह घबराते हुए आंखें खोलकर सामने देखती है, तो सामने उसके प्रोफेसर थे, वही प्रोफेसर जिन्होंने बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती की थी। वह बहुत डर जाती है और उन्हें दूर धक्का देकर अपने पेट को पकड़कर भाग जाती है। इधर प्रोफेसर बस उसे देख रहे थे बिना किसी एक्सप्रेशन के। तभी एक लड़की बाहर आती है और कहती है, अंडरस्को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वह कहते हैं, अंडरस्को मम्मी ने आपको बुलाया है। ये सुनकर वह कहती हैं, अंडरस्को अच्छा तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है, ठीक है।
वैसे वह है कहाँ? ये सुनकर प्रोफेसर तपिश कहते हैं, अंडरस्को, वह बाहर है। ये सुनकर वह अपना सामान ठीक से रखती है और उसके बाद बाहर जाने लगती है। पर तपिश के दिमाग में तो बस उसका ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाते और डॉक्टर से पूछते हैं, अंडरस्को आंटी, वह लड़की यहाँ पर क्यों आई थी? ये सुनकर वह अजीब तरीके से उसे देखती है और कहती है, अंडरस्को, ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? एक मिनट, तुमने उसे प्रेग्नेंट तो नहीं किया है ना? वह कैसे डर के भागी तुम्हें देखकर? ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहते हैं, अंडरस्को, यक, हाउ डर्टी शी इज। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को, रहती है ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। 28 साल के हो गए हो, अभी भी अक्ल नहीं आई तुम्हारे दिमाग में? वह कितनी प्यारी, भोली भाली मासूम सी लड़की है, तुम्हें पता भी है उसके साथ कितना गलत हुआ है। ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहता है, अंडरस्को, ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, वे लड़कियां बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहती है, अंडरस्को, हाँ, उसने झूठ बोला था क्योंकि वह डर गई थी। ये सुनकर वह इग्नोर करके वहां से निकल गया। डॉक्टर भी कुछ नहीं बोली और वह भी बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो एक बेहद खूबसूरत औरत गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी थी, जिसे 3-पीस सूट पहना हुआ था और आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगे थे। वह गाना गुनगुना रही थी। उसे देखकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को, ऐश्वर्या, तुम तो आज काफी खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर वह औरत मुस्कुराती और कहती है, अंडरस्को, हाँ, वह तो मैं हूँ। वैसे भी आज हम दोनों माँ बेटे घूमने आए हैं, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले ले क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर वह हंसते हुए कहती है, अंडरस्को, अच्छा, तुम्हारे बेटे को देखकर तो नहीं लगता कि घूमने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि खून खराबा करने जा रहा है। अगर कोई सामने आ जाए तो गोली से उड़ा दे। पर उसकी बातें सुनकर तपिश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। वह इग्नोर करके दूसरी गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मासूम सी नंदिनी पैदल चलते हुए जा रही थी और मुस्कुराते हुए अपने पेट को देखकर कहती है, अंडरस्को, बेबी, आप जल्दी आ जाओ, मम्मी आपका इंतजार कर रही है, आप जल्दी आओगे ना? उसके बाद हम दोनों एक साथ खेलेंगे, लुका छुपी खेलेंगे, उसके बाद हम दोनों गुड़ियों से भी खेलेंगे, हम घूमने जाएंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वह खुद के पेट से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी और उसने ये तक नहीं देखा कि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया है, वह भी जानबूझकर। वह आगे बढ़ी और किसी से टकरा गई। अपने पेट को पकड़कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब उसने देखा तो सामने वही इंसान था जिसने बुरी तरह से उसकी बेइज्जती की थी। वह डर गई और जाने लगी, पर वह जहाँ जा रही थी वह इंसान उसके आगे आ जा रहा था। वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को, आप ऐसे पीछा क्यों कर रहे हो? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ये सुनकर वह इंसान अपनी जेब से हाथ निकालकर अपने चश्मे को ठीक करता है और कहता है, अंडरस्को, तुम कहो तो हम खुद ही पुलिस को बुला दें या फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ दें। ये सुनकर वह डर गई और बहुत डरते हुए कहती, अंडरस्को, आप ऐसा हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वह भी सच में पड़ गया और उसे देखा, क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता था कि वह क्यों इसका पीछा कर रहा है। उसका तो बस मन कर रहा था इसके पीछे पीछे जाने का। उसका ध्यान बार बार उसके पेट पर जा रहा था और न जाने क्यों उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसे प्रेग्नेंट देखकर। इधर वह घबराते हुए जाने लगी, पर अब तपिश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वह उसका हाथ पकड़कर उसे सर से लेकर पैर तक देखता है और उसका ध्यान उसके गोरे गोरे हाथों पर जाता है। उन्हें देखकर वह खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, अंडरस्को, ऐसी खूबसूरत लड़कियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, अंडरस्को, आपको क्या? मेरी मर्जी, आप जाए यहाँ से, आप बस एक प्रोफेसर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँगी। ये बोलते हुए वह गुस्से से उसे देखने लगी और वह भी गुस्से के साथ उसे देखता है। नंदिनी अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और खुद को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ढक लेती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दहशत महसूस हो रहा था उनके अंगारों जैसी देखते हुए आंखों से। ऐसा लग रहा था कि इन आंखों में ही इतनी ताकत है कि उसे खड़े खड़े तबाह कर दें। वह अब डर से कांप रही थी उसके अंगारे जैसी आंखों को देखकर, और उसे डरता देखकर वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। नंदिनी पीछे हटने लगी। पीछे हटते हुए वह टकरा गई उसकी काली गाड़ी से। पीछे मुड़कर देखा तो जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह साइड से निकलने की कोशिश करती है, पर वहां पर तपिश अपना हाथ रखता है। वह दूसरे साइड से निकलने की कोशिश करती है,
तब तपिश वहां पर भी हाथ रख देता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा झुका लेता है। वह डर के मारे रोते हुए कहती है, अंडरस्को, यह आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने क्यों नहीं देते? ये सुनकर वह दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को, पहली बात जो कि यह है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तुमने हमारे साथ बदतमीजी की? हमारे साथ यानी कि तपिश सिंह ओबरॉय के साथ। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को, नहीं, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं की। आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। देखिए, मुझे जाने दीजिए। ये बोलते हुए वह रोने लगती है और उसे रोता देखकर तपिश उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, अंडरस्को, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। हम यहाँ पर सबके सामने तुम्हें जिंदा जला सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम कौन हैं। ये सुनकर वह डरते हुए कहती, अंडरस्को, मुझे जानना भी नहीं। आप जो भी हैं, वह रही है ना मेरे साथ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं क्या बेकरार हूँ आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ ठीक से। आप बस मेरे प्रोफेसर हो और आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। मुझे धमकी देना बंद करो। ये सुनकर वह दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को, अभी मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, वह बस कॉलेज में। अभी मैं तपिश सिंह ओबरॉय हूँ और तुम जैसी लड़कियों को तो बिस्तर ही अच्छा लगता है। क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों प्रोफेसर तपिश मासूम नंदिनी के साथ ऐसा कर रहा है? नंदिनी तपिश के हाथों से खुद को बचा पाएगी? और क्या सच में तपिश उसे मार देने वाला है या फिर उसके साथ कुछ गलत करने वाला है? और कैसे हुई नंदिनी प्रेग्नेंट? और यह बच्चा किसका है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। गाइस, प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 3, जबरदस्ती रिश्ता। नंदिनी डरते हुए तपिश को देख रही थी और तपिश गुस्से से उसे देख रहा था। अगले ही पल तपिश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी कमर को छूते हुए कहता है, अंडरस्को, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये बोलकर वह उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर वह उसे हिला तक नहीं पाती। उसे देखकर वह डर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर तपिश उससे थोड़ा दूर हो जाता है। ये देखकर नंदिनी अपने पेट पर हाथ रखकर जल्दी से उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वह जल्दी से जाकर बस में चढ़ जाती है और बस भी वहां से निकल जाती है। तपिश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी गाड़ी में बैठकर बस का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वो बस स्टॉप पर आकर रुकती है। नंदिनी अपने पेट पर हाथ रखकर उतर जाती है और जल्दी जल्दी कहीं पर जाने लगती है। वह एक जंगल के अंदर चली जाती है। तपिश गाड़ी साइड में रोककर उसके पीछे पीछे जाता है। नंदिनी जंगल के रास्ते पकड़कर एक पुराने से दिखने वाले टूटे फूटे बिल्डिंग के सामने आ जाती है और उसमें चली जाती है। वहां और भी बहुत सारी लड़कियां रहती थीं, जो हाई क्वालिटी के अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थीं। वह अंदर जाकर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। बैक साइड में रखकर छोटे से मिनी फ्रिज से सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगती है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी सब्जियां काट ली और रोटी बनाते हुए खाना खा लिया। उसके बाद अच्छे से नहाकर दूसरी साड़ी पहन ली और अपने बालों को खुला छोड़ दिया, जो गीले हो चुके थे। उसके बाद अपना पुराना सा लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगी। 2 घंटे तक काम करने के बाद वह किताब लेकर जो नोट्स कॉलेज में प्रोफेसर तपिश ने बनवाया था, उन्हें पढ़ने लगी। सब कुछ हो जाने के बाद वह थोड़ी देर के लिए सो गई, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट भी बहुत जरूरी था। वह नादान नहीं थी, उसे सब पता था कि क्या हो रहा है। वह बस दिखावा कर रही थी ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। वह अपनी नॉर्मल लाइफ में खुश थी, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी लोग आ जाते थे उसे परेशान करने के लिए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। पर अब वह ऐसा नहीं होने देगी। वह खुश रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही उसके पास खाने के लिए रोटी न रहे, पहनने के लिए कपड़े न रहे। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर तभी उसके सामने प्रोफेसर का चेहरा आ जाता है। वह डर जाती है और मन में सोचती है, अंडरस्को, मुझे उनसे बचना है। कॉलेज तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, फीस दे दी है, मेरे पैसे बेकार हो जाएंगे, ऊपर से स्कॉलरशिप के पैसे भी खत्म होने वाले हैं। मुझे और अच्छे से पढ़ना है, मुझे पूरे शहर में टॉप करना है, उसके बाद मुझे अच्छी सी जॉब मिलेगी।
उसके बाद मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगी और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, मेरे बच्चे को भी अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। ये सोचते हुए वह खुश हो जाती है और लाइट ऑफ करके सो जाती है। बाहर गाड़ी के बोनट पर बैठा तपिश अपनी तपिश भरी आंखों से जल रहे कमरे को जुनून के साथ देखता है। वह जुनूनियत से कहता है, अंडस्को, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने तुम जैसी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा। तुम तो प्रेग्नेंट हो, वरना आज ही मैं उठा कर ले जाता तुम्हें अपने साथ। एक न एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहूंगा और जहां तक मुझे पता है तुम अभी भी इनोसेंट हो। शायद किसी ने तुम पर सरोगेसी करवाया है। ये बोलते हुए वह अजीब तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है और उसके बाद गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज। वह रोज की तरह आज भी कॉलेज आई थी। उसने काली कलर की सूती साड़ी पहनी थी और अपने बालों को 2 चोटियों में बांध लिया था। सर पर एक छोटी सी काली बिंदी लगाई थी और आंखों में थोड़ा काजल। इसमें ही वह कयामत से कम नहीं लग रही थी। सारे लड़के बस उसे ही देख रहे थे, पर उसके चेहरे से हटकर जब उसके पेट पर ध्यान जाता सबका मुंह बन जाता। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, अंडस्को, अगर यह प्रेग्नेंट ना होती तो पक्का मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता। ये दुनिया की खूबसूरत लड़की है, बस ये प्रेग्नेंट है, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। काश कि यह प्रेग्नेंट ना होती तो कसम से मैं इसे प्रेग्नेंट करता। दूसरा लड़का कहता है, अंडस्को, यह मेरी गर्लफ्रेंड होती। कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये, पर एक न एक बार तो इसे ट्राई करना चाहूंगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी हिम्मत ही है कि हमें मना करेगी। वैसे भी पैसों के पीछे सभी लड़कियां दीवानी हैं। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़ी सी गुलाबी गाड़ी आकर रुकती है कॉलेज के सामने, जिसमें से एक खूबसूरत सी गुलाबी सलवार सूट पहनी लड़की उतरती है। उसकी आंखों में पिंक गॉगल्स थे। वह उन्हें उतार देती है और आसपास देखती है। सभी लड़के उसे ही देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह सबको इग्नोर करते हुए जाने लगती है। पर तभी उसका ध्यान जाता है पेड़ के पास बैठी पड़ रही एक लड़की पर, जो कि प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर वह अजीब तरीके से मुंह बना लेती है और कहती है, अंडस्को, कितनी गंदी लड़की है। ये बोलकर वह अपना गॉगल्स पहनकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी अच्छे से पढ़ने के बाद क्लास में चली जाती है। 2 लेक्चर के बाद प्रोफेसर तपिश का लेक्चर था, जिसके लिए सभी डरे हुए थे। आज सब भी पढ़कर आए थे और प्रोफेसर तपिश भी क्लास में आ जाते हैं। सब डर से कांप रहे थे, यहाँ तक कि अब नंदिनी भी कांप रही थी। तपिश का ध्यान अब नंदिनी पर ही था। वह अजीब तरीके से मुस्कुराता है और जानबूझकर जो पेज उसने पढ़ा था उसे छोड़कर उसके 2-3 पेज आगे वाले चैप्टर से सवाल पूछने लगता है। नंदिनी हैरान हो जाती है, पर अच्छी बात यह थी कि उसने पूरी बुक को ही पढ़ लिया था और अच्छे से सब कुछ याद कर लिया था डर से, क्योंकि ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि प्रोफेसर ऐसा ही करने वाले हैं। उसने सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। जैसे जैसे वह सवालों का जवाब दे रही थी, तपिश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वह अपने गुस्से पर काबू रखकर एक गहरी सांस लेता है और बाकी सबसे भी एक एक आंसर पूछता है, पर कोई ठीक से जवाब दे नहीं पाता। इसलिए वह सबको क्लासरूम से निकाल देता है। सारे प्रोफेसर आते जाते सारे स्टूडेंट्स को देख रहे थे। सिर्फ नंदिनी अकेले क्लास में थी और अभी भी आधा घंटा बचा था। नंदिनी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि क्लास में कोई नहीं था। वह अकेली थी और उसे कल रात का सब कुछ याद आ रहा था। कैसे तपिश अपनी हवस भरी आंखों से उसे देख रहा था। वह डरते हुए सर को नीचे कर लेती है, जिसे देखकर तपिश उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अंडस्को, आज मेरे केबिन में आ जाना। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, ठीक है ना? वह डरते हुए कहती है, अंडस्को, नहीं नहीं। उसकी नहीं नहीं सुनकर वह अपने हाथ को उसके छोटे से चेहरे पर रखता है और कहता है, अंडस्को, अगर नहीं आए तो हम आ जाएंगे तुम्हारे घर पर। तो क्या बेटर है, हम तुम्हारे घर पर आ जाएं या तुम हमारे केबिन में? ये सुनकर वह डर से कांपते हुए उसे देखती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तपिश उसे एकदम से नीचे बेंच पर बिठा देता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर उसके गुलाबी पतले होठों को देखता है। वह धीरे से अपनी उंगली को उसके होठों पर रखकर मसलता है। नंदिनी डर जाती है और उसका हाथ दूर हटाने की कोशिश करती है और कहती है, अंडस्को, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। क्यों आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है आपका। प्लीज छोड़ दे मुझे। उसकी बातें सुनकर तपिश उसके बालों को सहला कर कहता है, अंडस्को, नहीं, दिल आ गया है तुम पर, नहीं छोड़ सकता हूँ।
ये सुनकर नंदिनी बहुत डर जाती और कहती है, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वह और भी ज्यादा उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, आई डोंट केयर एंड आई वॉन्ट यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। बोलते हुए वह उसके बालों को सहलाता है और अपनी वॉच को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराकर कहता है, अभी भी 20 मिनट है हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। चलो सब सॉल्व करो अच्छे से। काफी इंटेलिजेंट भी हो, शायद डर लग रहा है हमसे, एम आई राइट। वह जल्दी से सर हिलाती है जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाता है और वह उसके गाल से होते हुए उसके गर्दन तक हाथ लाते हुए उसके सीने पर रखना ही वाला था कि वह रोक लेती है और उसका हाथ दूर हटाकर उसे धक्का देकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। गुस्से से कहती है, दूर रहो मुझे, घटिया आदमी। तुम जैसे मर्दों को मैं जानती हूँ, तुम बस जबरदस्ती करना जानते हो, कोई इज्जत नहीं करते हो किसी लड़की की। तभी उसके सामने चुटकी बजाते हैं तपिश। वह होश में आती है और अपने हाथ को देखती है तो वह अभी भी बैठी थी। मतलब उसने थप्पड़ मारा ही नहीं था। इसे देखकर वह घबराते हुए कहती है, चली जाए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। मैं सबको बताऊंगी आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ये सुनकर उसके भाई तन जाते हैं और वह अपनी सर्द आवाज में उसकी आंखों को देखते हुए कहता है, जबरदस्ती का मतलब पता है। वह डर जाती है और नीचे देखने लगती है। इसे देखकर वह उसके चिन पर हाथ रखकर उसके चेहरे के ऊपर करता है और उसके होठों के साथ अपने होठों को रगड़ता है। यह महसूस करके वह बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे दूर हटा देती है और कुछ न कहकर अपने पेट पर हाथ रखकर क्लास से भाग जाती है। इसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से के साथ दांत पीस लेता है और किसी को कॉल करता है और सारे बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। इसे देखकर वह अपने छोटे कद की वजह से उन सब को चकमा देकर भाग जाती है और भागते हुए बस स्टॉप पर आ जाती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर बस में बैठ जाती है। इस तरफ सारे स्टूडेंट्स और वह लड़की भी हैरानी से देख रही थी। ना जाने क्यों उसे काफी ज्यादा दिलचस्पी आती है और वह लड़की भी अपनी गाड़ी लेकर उसे बस का पीछा करने लगती है। इधर वह बस स्टॉप पर आकर रुकती है और नंदिनी जल्दी से बस से उतरकर जंगल के रास्ते को पकड़ के भागते हुए अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद करके बिस्तर के नीचे जाकर छिप जाती है और रोने लगती है। उसे याद आ रहा था सब कुछ। फ्लैशबैक, कुछ महीने पहले एक बेहद खूबसूरत आलीशान बंगला और एक बहुत खूबसूरत सा रूम। इस आलीशान रूम में एक किंग साइज बेड है और उसके नीचे नंदिनी दरी पर छिपी हुई थी। तभी दरवाजा खुल जाता है और उसे ब्लैक कलर के चमकदार डेजल लोफर पहने 2 पैर दिखते हैं। उसके हाथ में बेल्ट है और वह अपनी ठंडी आवाज में कहता है, वेयर आर यू लिटिल विच। वह डरते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसके मुंह से चीख न निकले। इधर वह इंसान जिसने अपने हाथ में बेल्ट रखा है धीरे से नीचे झुकता है और वह डर से और भी ज्यादा पीछे हटने लगती है। वह इंसान उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालता है और उसे बिस्तर पर फेंकता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपाने की। वह डरते हुए कहती है, नहीं नहीं। उसकी बात सुनकर वह आदमी उसके बालों को पकड़ लेता है। वह दर्द से चिल्लाती है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, इसलिए उसे आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा है। पर वह आदमी गुस्से के साथ उसके जबड़े को पकड़कर उसे बिस्तर पर सुलाते हुए कहता है, आप हमें छोड़कर जाओगी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमें छोड़कर जा भी पाओ, पर हम आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे, आप बस हमारे हो। ये बोलते हुए वह उसकी साड़ी को खींचकर उसके बदन से अलग कर देता है और उसके बाद उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लेटकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ना जाने कितने घंटे तक वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब तक उसका मन ना भरता वह उसे छोड़ता ही नहीं। जब उसका मन भर जाता है वह खुश हो जाता है। वह उसके ऊपर से हट जाता है और अपनी शर्ट की बटन लगाते हुए कहता है, अगर हमने देखा कि आप भागने की कोशिश कर रहे हो तो हम वहीं पर ही आपको गोली से मार देंगे। वह रोते हुए कहती है, नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, प्लीज वह सब मत करना, बहुत दर्द होता है। ये बोलते हुए वह रोने लगती है और उसे रोता देखकर वह उसके करीब आकर उसके जबड़े को पकड़ लेता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, स्टॉप क्राइंग लिटिल विच। ये बोलते हुए वह उसके गर्दन पर हाथ रखता है और एकदम से उसके होठों को चूमने लगता है। काफी देर तक उसके होठों को चूमने के बाद वह उसके सर के साथ अपना सर टिका लेता है और कहता है, आपको पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, नहीं, हमें नहीं पता, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो।
उसकी बात सुनकर वह गुस्से के साथ उसे फिर से बिस्तर पर सुला देता है और कहता है, अंडस्को, आपको नहीं पता हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी हम दिखाते हैं हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी तो कुछ देर पहले इतना ज्यादा प्यार किया और फिर से प्यार करेंगे। क्या होने वाला है इसके बाद? क्या हुआ था मासूम सी नंदिनी की जिंदगी में? और कौन है वह आदमी जो नंदिनी को दर्द दे रहा है? और क्यों प्रोफेसर तपिश नंदिनी के साथ यह सब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रोफेसर तपिश और उस आदमी में कोई कनेक्शन है? और क्या कभी नंदिनी को इंसाफ मिल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चैप्टर 4 नंदिनी कैसे प्रेग्नेंट हुई। नंदिनी कैसे प्रेग्नेंट हुई? रात का वक्त, एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस में, इसके टेरेस पर एक बेहद सुंदर गार्डन बना हुआ है और उसके पास एक सुंदर पूल है। थोड़ी दूरी पर तपिश खड़ा था। उसके हाथ में एक कॉफी मग था और वह कॉफी पी रहा था। उसने नॉर्मल ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट पहनी हुई थी। उसके खूबसूरत सुनहरे बाल हल्के से बिखरे हुए थे। कॉफी पीने की वजह से उसके गुलाबी होंठ लाल हो चुके थे और उसके दिमाग में बस नंदिनी का ही ख्याल आ रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। जब से उसने नंदिनी को देखा है, ऐसा लग रहा है कि वह कई सालों से उसे जानता है। फिर भी उसे ये भी याद आता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। ये सोचते हुए वह मन ही मन सोचता है कि वह प्रेग्नेंट कैसे हुई। ये बच्चा किसका है? इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी डिलीवरी इस वक्त होती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसे अभी बच्चा नहीं लेना चाहिए था। क्या वह शादीशुदा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह शादीशुदा हो ही नहीं सकती। तपिश इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे से एक औरत आकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, अंडस्को, बेटा, क्या सोच रहे हो? तपिश ने पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा और सीरियस होकर कहता है, अंडस्को, माँ, हम हमारी एक स्टूडेंट के बारे में सोच रहे थे। वह प्रेग्नेंट है और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल की होगी और वह शादीशुदा भी नहीं है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। माँ उसे समझाते हुए कहती है, अंडस्को, बेटा, ऐसा होता है, कई बार हो जाता है और अब तो लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जब से सरोगेसी आए है, ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़की इससे प्रेग्नेंट हुई हो या किसी ने उसे बेच दिया हो। मैंने ड्राइवर से पूछा था, उसने बताया कि लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। तपिश को गुस्सा आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने नंदिनी को इग्नोर किया था। वह दांत पीसते हुए कहता है, अंडस्को, हाँ माँ, उसने बदतमीजी की थी, बहुत गुस्सा आया मुझे, लेकिन मैंने उसे जाने दिया, बच्ची समझकर माफ कर दिया। आजकल की बच्चियों को क्या हो गया है, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तमीज नहीं है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है शायद। माँ हंसते हुए कहती है, अंडस्को, तो तू सिखा दे, तू भी तो उसका गुरु ही हुआ ना, प्रोफेसर है तो तमीज सिखा दे। तपिश गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आ जाता है और होठों के कोने हल्के से मुड़ जाते हैं। माँ मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाली कॉफी मग लेकर चली जाती है। तपिश भी कुछ नहीं कहता और सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे अजीब बेचैनी होने लगती है। उसे याद आता है नंदिनी का गुलाबी होंठ, उसका खूबसूरत तराशा हुआ बदन और उसका कॉलर फोन। ये सब याद आते ही वह अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है और सोचता है, अंडस्को, यह क्या सोच रहा हूँ मैं? वह मेरी स्टूडेंट है, ये सब नहीं सोचना चाहिए मुझे। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बदन में जैसे आग लग रही हो। उसे गर्मी लग रही है और वह पसीने से भीग चुका है। वह अपना शर्ट उतार कर साइड में रखता है और महसूस करता है कि वह कितना बेचैन हो चुका है। दूसरी तरफ वही पुराना अपार्टमेंट। नंदिनी आंसू साफ करके बिस्तर से उठ जाती है और वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आती है और एक नई साड़ी पहन लेती है। नई साड़ी पहनने के बाद वह किचन में जाती है और सब्जी काटकर खाना बनाती है। उसे याद आता है कि चावल, तेल और आटा खत्म हो चुका है। वह गहरी सांस लेती है और तारीख देखती है। आज 30 तारीख है, मतलब कि उसकी सैलरी आ चुकी है। वह जल्दी से बैलेंस चेक करती है तो 15,000 रुपये थे। वह काफ़ी खुश हो जाती है और जल्दी से दुपट्टा लेकर उसे लपेटकर चेहरे को ढक लेती है और बाहर आ जाती है। आसपास काफ़ी सारे लड़के थे, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
एक फीकी साड़ी पहने, साड़ी के ऊपर दुपट्टा ओढ़े और लंबे बालों वाली नॉर्मल सी लड़की को कोई देखने वाला नहीं था। लड़के तो मॉडर्न और खूबसूरत लड़कियों को ही देखते हैं। नंदिनी को डर नहीं था। अगर कोई लड़का उसे परेशान करने आता तो उसके पास एक बड़ा सा चाकू था जो उसके कमर के पीछे और बालों में रखा हुआ था। उसे पता था कि उसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है। कुछ ही देर में वह राशन की दुकान पर पहुंच जाती है और राशन लेती है। राशन का बैग काफी भारी था और चूंकि वह प्रेग्नेंट भी है, फिर भी वह जैसे तैसे पैदल ही चल रही थी। अगर वह टैक्सी या रिक्शा करती तो पैसे खर्च हो जाते, इसलिए उसने पैदल ही चलना सही समझा। काफी अंधेरा हो चुका था। वह अपनी फोन की टॉर्च की मदद से राशन का बैग उठाए हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे 3 लड़के दिखते हैं जो नशे में धुत बैठे थे और पास में उनकी फरारी खड़ी थी। वह अपना दुपट्टा और भी अच्छे से अपने चेहरे पर ढक लेती है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बैग इतना भारी था कि वह ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उन तीनों का ध्यान उसे पर चला जाता है। उसकी पायलों की आवाज़ सुनकर लड़के जैसे पागल हो गए थे और उसे ही देखने लगे थे। वह पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी खूबसूरत पायल उनकी नज़रों से छुपी नहीं रह पाई। एक लड़का उठकर उसके सामने आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को, हेलो मैडम, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? वह अपनी आवाज़ को गंदा करने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडस्को, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। उसने एक अच्छा टैलेंट दिखाया था। वह अपनी आवाज़ को चेंज कर सकती थी। वह किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकती थी। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी दोनों लड़कों के चेहरे पर अजीब भाव आ जाते हैं, लेकिन तीसरा लड़का चालाक था। वह एक झटके में उसका दुपट्टा छीन लेता है और उसका खूबसूरत चेहरा और बदन देखने लगता है। बाकी 2 लड़के भी भागते हुए आ जाते हैं। नंदिनी डर जाती है और जाने लगती है, लेकिन लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को, चल यार, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये सुनकर नंदिनी बिल्कुल नहीं डरती। वह उन्हें देखती है और उनके साथ चली जाती है, लेकिन सामान को रास्ते की साइड में रख देती है। तीनों लड़के उसे जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं। अगले ही पल तीसरा लड़का उसके साल के पल्लू को उसके सीने से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी बहुत चालाक थी। उसने अपने बालों में लगा हुआ धारदार छोटा चाकू निकालकर लड़के की आंखों में वार कर दिया। लड़के की आंखें फूट गईं और बाकी 2 लड़के घबरा जाते हैं। नंदिनी अपनी छोटी हाइट की वजह से बड़ी चालाकी से उनके बीच से निकल जाती है और दूसरे लड़के की आंखों में भी वार कर देती है। तीसरा लड़का गुस्से में आकर नंदिनी के करीब आता है और नंदिनी उसकी आंखों को भी फोड़ देती है। तीनों लड़के घायल हो चुके थे। नंदिनी उन्हें एक नज़र देखकर जल्दी से वहां से भाग जाती है, अपने पेट पर हाथ रखकर और रोते हुए। उसे डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उसे पकड़कर फांसी दे दी जाएगी। उसे अपनी हिम्मत पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया बिना सोचे समझे। पता नहीं उसे क्या हो गया था, तब उसने क्यों ऐसा किया। उसे पता नहीं इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आए, वह भी उसे समझ नहीं आ रहा है, पर उसने कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे। वह जल्दी जल्दी भागते हुए रास्ते में आती है और अपने दुपट्टे को उठाकर खुद के चेहरे पर लपेट लेती है। फिर अपना सामान लेकर जल्दी से अपने पुराने अपार्टमेंट में आ जाती है। इसके बाद अच्छे से नहाकर खुद के हाथों को धोती है, पर बार बार उसे याद आ रहा है कि उसने कैसे उन तीनों की आंखों को फोड़ दिया था। वह अपना आंसू साफ करती है और किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाकर खा लेती है। फिर सो जाती है। वह डर से कांप रही थी, बार बार उसे याद आ रहा था, पर कोई नहीं था उसे संभालने वाला। वह नींद की दवा खा लेती है और आखिर में सो जाती है। अंडस्को, अगले दिन कॉलेज में वह अपना बैग लेकर अपने पेट पर हाथ रखकर अंदर आती है। उसका पेट थोड़ा और बढ़ गया था। वह अब संभल संभल कर चल रही थी ताकि बच्चे को कोई समस्या न हो। धीमे कदमों से चलते हुए वह क्लासरूम में आती है और अपने डेस्क को देखती है, जिस पर किसी ने जानबूझकर जूस और खाना गिरा दिया था। वह कुछ नहीं कहती, अच्छे से साफ करती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। ऐसा आए दिन उसके साथ होता ही रहता है। बिना कुछ कहे वह सारे नोट्स निकालकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं। आज सैटरडे है, इसलिए ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होंगी। ज़्यादा प्रोफेसर आए भी नहीं थे, पर प्रोफेसर तपिश जरूर आ गए थे, क्योंकि उन्हें आज भी नंदिनी को देखना था। क्लास में आकर ही उनका ध्यान नंदिनी पर जाता है, जो खड़ी थी। वह कुछ नहीं कहते, सभी को बैठने को कहते हैं। फिर किताब को हाथ में लेकर सबको देखते हैं और अपना चश्मा ठीक करके कहते हैं, अंडस्को, तो फिर जो भी मैंने कल पढ़ाया था आज पूछूंगा मैं। तुम सबको अच्छे से जवाब देना है। अगर किसी ने एक भी मिस्टेक किया
तो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। ये सुनकर सब डर जाते हैं। इसके बाद वह सबसे पूछने लगते हैं। आज सभी सही से जवाब दे रहे थे। उसने 2 दिन के अंदर पूरे क्लास को सुधार दिया था। यही क्लास सबसे बिगड़ैल हुआ करती थी, पर उसने 2 दिन के अंदर अकल ला दी थी। सबसे पूछने के बाद वह नंदिनी को देखते हैं और नंदिनी से भी सवाल पूछते हैं। वह भी अच्छे से जवाब देती है, पर वह सबसे ज़्यादा सवाल नंदिनी से ही पूछते हैं। नंदिनी आराम से सारे सवालों का जवाब देती है। इस वजह से सारी लड़कियां जल रही थीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि प्रोफेसर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि वह काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए बात ये है, वो छोटी सी बस ये प्रेग्नेंट है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। वरना तो प्रोफेसर इस शादी शायद कर लेते। काफ़ी लड़कियों के दिमाग में ये भी आ रहा था। इधर तपिश एक नज़र सारी लड़कियों को देखता है जो उसे ही देख रही थी। वह अब अपनी किताब को टेबल पर जोर से पटक कर कहता है, अगर क्लास के बीच में किसी का ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर हुआ ना, उन्हें पूरे कॉलेज को 1 हफ्ते तक साफ करना होगा। सारी लड़कियां डर जाती हैं और पढ़ाई पर ध्यान देने लगती हैं। तपिश को भी अच्छा लग रहा था कि सब उसे ही देख रहे हैं, खासकर लड़कियां। वह खुद भी चाहता है कि सारी लड़कियां उसे ही देखें। ये सोचकर वह नंदिनी को देखता है, जो बस पढ़ाई में ही ध्यान दे रही थी। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वह गुस्से के साथ नंदिनी के पास जाता है। उसे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा है कि वह पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रही है, बल्कि इस बात पर आ रहा है कि नंदिनी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। यह उसके ईगो को हर्ट करता है। आज उसने जानबूझकर ज़्यादा तैयार हो रखा था, ताकि नंदिनी भी उससे अट्रैक्ट हो। नंदिनी उसे देख भी नहीं रही थी। आज उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, और अपने शर्ट के 3 बटन भी खुले रखे थे। जानबूझकर उसने ऐसा किया था। वह गुस्से के साथ एक गहरी सांस लेता है और तभी बेल बजती है। सारे स्टूडेंट्स चैन की सांस लेते हैं, पर वह अपना चश्मा उतार कर साइड में रखता है और अपने हाथों को फोल्ड करके सबको देखता है और कहता है, सो स्टूडेंट्स, अब एक जो प्रोफेसर आपका क्लास लेने वाले थे वह आए नहीं, तो सेकंड क्लास भी मैं ही लूँगा। पर आज सैटरडे है, इसलिए अभी मैं आप सबका प्रोफेसर नहीं हूँ। अभी मुझे सब तपिश का कर बुलाना। मेरी उतनी भी अहमियत नहीं है। सब जो चाहे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। पर नंदिनी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती उसे। तपिश का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों तपिश नंदिनी पर इतना ध्यान दे रहा है? क्या ये बस जिस्मानी ख्वाहिशें के लिए है? क्या उसे भी बाकी मर्दों की तरह नंदिनी के बदन से प्यार हुआ है? या फिर वह नंदिनी से सच्चा प्यार करता है? और क्यों नंदिनी ने उन लड़कों को मार डाला? क्या कभी किसी को पता चल पाएगा नंदिनी की यह सच्चाई? सबसे बड़ी बात, नंदिनी प्रेग्नेंट कैसे हुई? क्या हुआ था नंदिनी के अतीत में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 5, स्टॉप क्राइंग, लिटिल विच। कॉलेज। प्रोफेसर की बात सुनकर सारी लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती हैं, और तभी एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हो जाती है। वह प्रोफेसर को देखते हुए पूछती है, प्रोफेसर, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर प्रोफेसर उसे देखते हैं और अपनी ठंडी आवाज़ में नंदिनी को देखते हुए कहते हैं, नो, आई एम सिंगल। आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। ये सुनकर सारे लड़कियां खुशी के साथ चिल्लाते हैं। एक लड़की कहती है, तो फिर आप मेरे साथ डेट पर जाओगे? दूसरी लड़की कहती है, आप मुझसे शादी करोगे? तीसरी लड़की कहती है, नहीं, मुझसे शादी कर लो या फिर मुझे गर्लफ्रेंड ही बना लो। सारी लड़कियां कुछ न कुछ कह रही थीं। इधर नंदिनी देखती है कि पढ़ाई से रिलेटिव कोई बात ही नहीं हो रही है। वह अपनी किताबें बैग में डालती है और बैग को कंधे पर टांगकर बाहर जाने लगती है। ये देखकर प्रोफेसर का खून खौल जाता है और वह गुस्से के साथ दांत पीसकर अपनी रफ्तार आवाज में कहते हैं, वेयर आर यू गोइंग? आई हैवंट गिवन यू परमिशन टू गो। ये सुनकर नंदिनी रुक जाती है और अपनी मासूम आंखों से उसे देखने लगती है। प्रोफेसर गुस्से के साथ उसके पास आकर कहते हैं, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। सभी को नंदिनी से जलन होती है, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद कॉलेज में ऐसी साड़ी पहन कर आती थी। एक लड़की कहती है, बस टॉपर होने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। तुमसे तो नहीं होने वाला है, बेकार बेवकूफ डम्प लड़की। नंदिनी कुछ नहीं कहती, बस अपनी मासूम आंखों से सबको देखती रहती है और बहुत डर जाती है। प्रोफेसर दांत पीसकर कहते हैं, अगर तुम मेरे केबिन में नहीं आई 5 मिनट के अंदर, तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूंगा। ये कॉलेज मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
वह डरते हुए प्रोफेसर को ऐसे देखती है जैसे कि दया की भीख मांग रही हो, लेकिन वह रहम नहीं करते। वह अपने हाथ को पीछे फोल्ड करके केबिन में चला जाता है और नंदिनी भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। केबिन में पहुंचकर प्रोफेसर गुस्से से कहते हैं, अंडरस्को, अब तुम्हें 1000 बार सॉरी लिखना है, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने प्रोफेसर की इंसल्ट की है। ये सुनकर नंदिनी बहुत डर जाती है और वह अपना नोट्स निकालती है और पेन लेकर लिखने लगती है। प्रोफेसर बस उसे देख रहे थे। उनका ध्यान उसके गुलाबी पतले होठों पर था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। प्रोफेसर उसके पास आकर टेबल पर दोनों हाथ रखता है और अपने सिर को उसकी गर्दन के पास झुकाकर उसकी गर्म सांसें उसके गर्दन पर छोड़ने लगता है। धीरे धीरे अपनी लंबी पतली सफ़ेद उंगलियों से उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है। वह डर से कांपने लगती है और भी तेजी से लिखने लगती है। प्रोफेसर देख पा रहे थे कि नंदिनी कितनी तेजी से लिख रही थी। अगले ही पल वह उठ जाती है और पेपर उसके सामने रखकर कहती है, अंडरस्को, हो गया। ये सुनकर प्रोफेसर एक नज़र पेपर को देखकर चेक करने लगता है। उसमें एक भी गलती नहीं थी। उसने सब कुछ सही से लिखा था और हैंडराइटिंग भी बिल्कुल सही थी। 10 मिनट तक उसे देखने के बाद भी प्रोफेसर एक भी गलती नहीं निकाल पाए। अब वह गुस्से के साथ नंदिनी को देखता है, जो कांप रही थी। वह जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी और बार बार डर रही थी कि अगर प्रोफेसर उसके करीब आ गए और फिर से कहा कि दिल आ गया है तुम पर, तो वह ये नहीं सुनना चाहती थी। वह डरते हुए प्रोफेसर को देखती है और बैग लेकर जाने लगती है, क्योंकि उसने पनिशमेंट पूरा कर लिया था। अब वह वहां से जल्द निकलना चाहती थी। प्रोफेसर ने नोटबुक को साइड में रखकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। वह डर गई और अपने पेट पर हाथ रखकर प्रोफेसर के सीने पर हाथ रखकर दूर हटा दी और पीछे हट गई। प्रोफेसर गुस्से के साथ उसके करीब आने लगे और वह पीछे हटने लगी। अब पीछे कुछ नहीं था, बस टेबल था। वह टेबल से लग गई और प्रोफेसर उसके और करीब आ रहे थे। प्रोफेसर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा झुकाते हुए कहते हैं, अंडरस्को, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? मुझे पसंद नहीं है कि कोई लड़की मुझे इग्नोर करे। मुझ पर ध्यान दो। वह डर जाती है और कहती है, अंडरस्को, मैं देती हूँ, आप प्रोफेसर हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। मुझे आपके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है। आप काफ़ी अच्छे से समझा भी देते हो। वह सही लगता है, इसलिए कह देती है, क्योंकि इतने अच्छे से कोई समझाता नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ाई तो होती ही नहीं। पर अब उसे लग रहा था कि प्रोफेसर भी बाकी प्रोफेसर की तरह हैं, जो पढ़ाई कम और लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रोफेसर की बातें सुनकर तपिश थोड़ा नर्म पड़ता है और उसके ऊपर से हट जाता है। वह कहता है, अंडरस्को, तुम्हें पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी है ना? ये सुनकर वह हाँ कहती है। प्रोफेसर उसकी किताब को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, अंडरस्को, ऐसे ही ध्यान देती रहो पढ़ाई में। ये सुनकर वह फिर से हाँ कहती है। प्रोफेसर कहते हैं, अंडरस्को, पर पढ़ाई के साथ साथ मुझ पर भी ध्यान देना होगा। मुझे इग्नोर नहीं करना है। सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और तुम मुझे इग्नोर करती हो। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को, नहीं प्रोफेसर, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं तो अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, जो भी आपने समझाया बताया। अब मुझे पता भी है सब कुछ। मैं एग्जाम में भी टॉप करूँगी, देखना। ये सुनकर प्रोफेसर अपना सिर पीट लेते हैं और कहते हैं, अंडरस्को, मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हारी बात पढ़ाई पर ही क्यों खत्म होती है? वह कहती है, अंडरस्को, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करने ही तो आती हूँ। आप भी तो प्रोफेसर ही हो। प्रोफेसर शांत हो जाता है और अपना चश्मा उतार कर रुमाल से साफ करता है और फिर से पहनते हुए कहता है, अंडरस्को, सोचो, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं बिजनेस टाइकून तपिश सिंह ओबरॉय हूँ और तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो। ये सुनकर नंदिनी आंसू साफ करके कहती है, अंडरस्को, मुझे पसंद नहीं है। मुझे आता नहीं है, मुझे घर जाना है। ये सुनकर तपिश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उसके ऊपर झुक जाता है। दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को, ठीक है, तो फिर। उसने ऐसा ही कहा था कि अचानक गेट खुल जाता है और एक औरत, जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ है, सामने का नज़ारा देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए लड़की को देखती है और उसके पेट को देखकर कहती है, अंडरस्को, तपिश, ये बच्चा तुम्हारा है। तुमने इसे प्रेग्नेंट कर दिया। कब? ये सुनकर तपिश गुस्से के साथ कहता है, अंडरस्को, राइमा, तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया? जब यहाँ से जाओ। ये सुनकर राइमा हंसते हुए कहती है, अंडरस्को, अब मैं मेरे प्यारे भाई से भी नहीं मिलने आ सकती हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुमने इसे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे कर दिया?
कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? सच में, मैं घर जाकर सबको बताऊंगी कि फाइनली गुड न्यूज़ मिल गई है। ये सुनकर तपिश गुस्से के साथ कहता है, अंडरस्को शट अप। ये बच्चा मेरा नहीं है। मुझे पता नहीं है ये किसका बच्चा है। ये बस मेरी स्टूडेंट है। ये सुनकर वह और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंडरस्को झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने इसे प्रेग्नेंट किया है, तभी तो चुप चुप कर इसके साथ यहाँ पर यह सब कर रहे हो। पर तुम्हारे पास इतने सारे पैलेस हैं, फार्म हाउस हैं, इसे वहां पर ले जाओ। उसकी बातें सुनकर ताबिश को काफी गुस्सा आता है और वह कहता है, अंडरस्को राइमा तुम यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें भगा दूं? वह दोनों बात कर ही रहे थे कि जल्दी से नंदिनी निकालकर भाग जाती है वहां से, और उसे भगत देखकर तपेश गुस्से के साथ राइमा को साइड में हटाकर उसके पीछे जाने लगता है। वह अपना बैग पकड़ के भाग रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से वह ठीक से भाग नहीं पा रही थी। अचानक उसका टकरा जाता है और उसे काफी डर लगता है क्योंकि वह पेट के बल गिरने वाली थी। वह आंखें बंद कर लेती है, उसे पता है अब उसका बच्चा नहीं बच पाएगा। पर वह महसूस करती है कि वह नीचे नहीं गिरती। वह हैरान हो जाती है और आंखें खोलकर सामने देखती है तो वह ताबिश के बाहों में थी। ताबिश उसे गुस्से के साथ देखता है और उसके छोटे से बड़े गोल पेट को देखता है, जिसकी वजह से वह काफी प्यारी भी लग रही थी। वह उसके पेट को छूकर कहता है, अंडरस्को क्या तुम मारना चाहती हो ऐसे? ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं नहीं। तब ताबिश उसे लेकर फिर से केबिन में आ जाता है और कहता है, अंडरस्को मैंने कहा है कि यहाँ से जाओ, लेकिन तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती? वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं, मुझे घर जाना है, उसके बाद काम भी करना है, ऑफिस से निकाल देंगे। ये बोलते हुए वह रोने लगती है। उसे रोता देखकर ताबिश उसे अपने सीट पर बैठाता है और उसे पानी देते हुए कहता है, अंडरस्को क्या जॉब करती हो? ये सुनकर वह सिर को नीचे झुकाकर कहती है, अंडरस्को डिजाइनिंग और डबिंग का। ये सुनकर ताबिश उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अंडरस्को ठीक है, मैं जाने दूंगा, पर तुम्हें मुझ पर ध्यान देना होगा। ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं, मुझे घर जाना है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मुझे जाने दो। ये बोलकर वह रोने लगती है और उसे रोता देखकर ताबिश उसके आंसू साफ करता है और उसे सीने से लगाकर कहता है, अंडरस्को स्टॉप क्राइंग लिटिल विच। वह डर से कम हो जाती है और ताबिश को देखने लगती है। ताबिश को भी नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे कहा, बस उसके मुंह से निकल गया। वह डरते हुए ताबिश को जोर से धक्का देती है और अपने बैग को छोड़कर पेट पर हाथ रखकर भाग जाती है। वह बस स्टॉप पर जाकर बस में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। बाहर से सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया कि यह लड़की इतनी डर के मारे भाग गई। वह काफी हैरान हो गया। दूसरी तरफ वह डरते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से पानी पी लेती है, पर वह इतनी थकी हुई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह पानी का जग लेती है और पूरा पानी अपने सिर पर डाल लेती है और नीचे फर्श पर बैठ जाती है। अपने घुटनों पर चेहरे को छुपाकर गहरी सांस लेने लगती है। उसे कुछ याद आने लगता है। नंदिनी बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके पूरे बदन से खून गिर रहा था। उसे बहुत बुरी तरह से बैट से मारा गया था। उसके मांग का सिंदूर बिखर चुका था, काजल फैल चुका था और मंगलसूत्र टूटकर साइड में पड़ा हुआ था। वह डरते हुए आसपास देख रही थी और सामने खड़ा आदमी, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, अपने बैट को अपने हाथों में उलझाते हुए साइड में फेंकता है और उसके करीब आकर उसके कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। गले लगाकर कहता है, अंडरस्को स्टॉप क्राइंग लिटिल विच। दर्द हो रहा है, चलिए मैं आपको प्यार करता हूँ, अब आपको दर्द नहीं होगा। ये सुनकर वह डर जाती है और डरते हुए दूर हटाने की कोशिश करती है। वह कुछ कह भी नहीं पाती कि वह जबरदस्ती उसे बिस्तर पर सुलाकर उसके कपड़े उतारने लगता है। और वह रो रही थी, बस रो रही थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। वह उसके साथ काफी देर तक जबरदस्ती करता है और बाद में उसके ऊपर से हट जाता है। फिर उसने देखा कि नंदिनी अभी भी रो रही थी। अब वह काफी ज्यादा रो रही थी। उसे देखकर वह उसकी गान पर हाथ रखता है और कहता है, अंडरस्को मुझे इतना अच्छा लगा, इसके बाद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने इतना एंजॉय किया, तुमने थोड़ा सा भी एंजॉय नहीं किया। ये सुनकर वह डरते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है, अंडरस्को नहीं। वह उसे गाल पर थप्पड़ मारता है और कहता है, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे मुंह के ऊपर बोलने की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुछ बोलो। ये सुनकर वह और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है, अंडरस्को माफ करो,
उसे माफी मांगते देखकर वह शांत हो जाता है, उसे गले लगाकर कहता है, अरे मेरा बच्चा, मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारा पति हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। और तुम जब देखो तब रोती रहती हो। तुम्हें पता है, जब भी तुम रोती हो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को टुकड़ों में बांट दिया। तो क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है वह आदमी जिसके साथ नंदिनी का इतना दर्दनाक अतीत जुड़ा हुआ है? क्या वह आदमी ताबिश है या कोई और? क्या नंदिनी कभी अपने इस दर्द से बाहर आएगी? क्या कभी ताबिश को ये सब पता चलेगा? और क्या सच में ताबिश प्यार करने लगा है नंदिनी को? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।